नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मेरे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज कई खबरें हैं और बड़ी जबरदस्त खबरें हैं जिनका विश्लेषण संजय सर को करना है। कांग्रेस अब एक नया आरोप लेकर आई है, चुनाव आयोग पर लगा रही है। वहीं राहुल गांधी को घेरने के लिए अब सरकार कई विभाग लगा रही है। नागरिकता के मामले पर ईडी नोटिस भेज रही है। उत्तराखंड में आईटीआई लगाने के लिए 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर गायब है। कर्नाटक पुलिस की जांच में चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में मराठी के वीडियो को लेकर विवाद है। और अंत में राहुल की विकृत नागरिकता, यानी किसी भी हालत में हम राहुल को उलझा के रखेंगे ताकि बिहार जीता जा सके। बिहार हारे तो सरकार चली जाएगी। जिस तरीके से आज आरएसएस ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं, जो अब तक लोगों को उम्मीद थी कि आरएसएस कुछ कर पाएगी, अब आरएसएस कुछ नहीं कर पाई। आरएसएस ने जितने भी बीजेपी के मामले हैं उन सब में अपनी सहभागिता जता दी। किसी भी मुद्दे पर आज वो खुल के नहीं बोले, न प्रेस कॉन्फ्रेंस न प्रेस रिलीज में। तो अब आरएसएस का अगला जो संघ चालक है, अगर बीजेपी से बन जाए डेपुटेशन पे तो कोई नई बात नहीं हो। अब तक आरएसएस के डेपुटेशन के आए नेता बड़े बड़े पदों तक गए, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी, जिनमें खुद नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, बहुत नेता हैं, फेरिस्त है लंबी, जो आरएसएस से भेजे गए और आज बड़े पदों तक पहुंचे हैं। लेकिन पहली बार हो सकता है बीजेपी ये साबित कर दे कि अमुक नेता को हम आरएसएस में भेज रहे हैं, वो आरएसएस का सरसंघ चालक बनेगा। क्योंकि आज आरएसएस ने यह साबित कर दिया कि हम सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारा काम है सहयोग करना, यानी अब बिहार चुनाव आ रहा है तो हमारा काम है बीजेपी की मदद करना। तो सारी बातें साफ हो गई। लेकिन संजय सर जन कहां से ये पॉइंट लाए निकाल के, तो पहले पॉइंट पे हम पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड में आईटीआई का क्या मामला है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है और गुरदीप सिंह सप्पल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आरटीआई ने कांग्रेस के बहुत सारे वोटर्स के नाम कटवाए गए थे और चुनाव आयोग का नियम है कि वोटर्स के नाम कटवाने के लिए किसी को एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो जैसे मेरा नाम किसी को लगे कि मेरा नाम है और मैंने तो सही अपना नाम लिखवाया, मैं यहाँ वोटर हूँ, मेरा नाम सही है, लेकिन कोई चाहे तो ये शिकायत कर सकता है कि संजय सिंह यहाँ रहते नहीं है, उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया, ये नाम कटना चाहिए। तो चुनाव आयोग का नियम ये है कि वो मुझे एक नोटिस भेजेगा कि फलाने जी ने ये शिकायत करी है और आपका नाम क्यों नहीं काट दिया जाए। अगर मैं अपना जवाब दूंगा, संतोषजनक होगा तो नहीं हटेगा, और नहीं होगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा, मैं उस चिट्ठी का जवाब नहीं दूंगा तो मेरा कट जाएगा। इस तरह से उत्तराखंड में बहुत सारे नाम कटे थे जो कांग्रेस के वोटर थे। कांग्रेस का कहना है कि उनके वोटर का नाम कटा। तो अब ये तरीका है, दो तरीके हैं उसके। एक तो कि चुनाव आयोग को खुद बताना चाहिए था पहले कि आपका नाम काटने के लिए फलाने ने आवेदन भेजा है, जो नियम है कि चिट्ठी डाक से भेजी जाएगी। और दूसरा नियम ये है कि आरटीआई से डाल लीजिए। तो आरटीआई में क्या है कि आरटीआई में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है, किसी कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब। तो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर चूंकि कांग्रेस ने तय किया कि कई लोग लगाएंगे आरटीआई, तो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर ही नहीं मिला ताकि लोग आरटीआई ही नहीं फाइल कर सके। फिर भी कांग्रेस ने आरटीआई दायर किया और उसका जवाब नहीं आया। 6 महीने में, कांग्रेस का आरोप है कि 6 महीने में उसने करीब 4000 आरटीआई फाइल करवाए हैं, जिसमें 2500 तो वो लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे कि 2500 ये हमने फाइल कराए हैं, बाकी लोगों ने इंडिविजुअली अपने फाइल किए। 2500 करीब कांग्रेस वालों ने फाइल किए हैं। 6 महीने में 130-35 के आसपास, 150 से नीचे मतलब का ही जवाब आया है। वो जवाब भी गोलमोल है, उसमें कुछ तथ्य नहीं बताया गया। जबकि सीधा सवाल ये था कि किसने नाम दिया वो बताइए, वो एप्लीकेशन दिखाइए, और किसका नाम है, किसने हमारे खिलाफ आवेदन दिया वो नाम बताइए। मतलब जिनका नाम कटवाया गया है उनको पता नहीं कि उनका नाम किसने कटवा दिया, और ये चुनाव आयोग बता नहीं रहा है। तो यहाँ का ये मामला है। लेकिन इसमें दिलचस्प
है कि 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर गायब हो गया ताकि लोग आरटीआई ना करें, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। चुनाव आयोग को खुद ही बताना चाहिए था कि ये एप्लीकेशन आया है, आपको क्या कहना है, तो वो नहीं किया गया। और आरटीआई से कोई पूछे, चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, तो आरटीआई गायब। और उसके बावजूद जो आरटीआई हो गए, उस पर चुनाव आयोग ने 4000 में 100 का 136 135 का जवाब दिया है। तो ये स्थिति है। लेकिन जहां तक आरटीआई का मामला है, तो बीजेपी सरकार को, मैंने मोदी जी तो आए थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए, लेकिन उनको आरटीआई से जो परेशानी है वो सबको पता है। तो आरटीआई का एक मेरा भी दिलचस्प अनुभव है। जब ये चल रहा था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीश महल वाला मामला, मुख्यमंत्री निवास का, तो वो बड़ा आरोप तो ऐसे ही था, हवा हवाई लगा रहे थे लोग कि इतना खर्च हो गया वगैरह वगैरह। तो उसकी तुलना होनी चाहिए थी ना कि फलाने मुख्यमंत्री का बंगला इतने का है, या उसमें इतना खर्च होता है, उसमें इतने का होता है, केजरीवाल का सबसे महंगा है या केजरीवाल का दूसरे नंबर का वगैरह। तो इस तरह की कोई बात नहीं थी और सिर्फ आरोप लग रहा था। तो मैंने आरटीआई फाइल किया कि दिल्ली के राजभवन में कितना खर्च होता है, कि राजभवन के खर्चे से हम कंपेयर कर लेंगे। अगर राजभवन में भी उतना ही होता है, शीश महल में भी उतना ही होता है, तो हल्ला किस बात का। या राजभवन में ज्यादा होता है, शीश भवन में कम होता है, तो किस बात का हल्ला। या राजभवन का के मुकाबले शीश महल का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो भी ठीक है, तो ठीक है। तो मैंने एक आरटीआई दायर कर दिया इस उम्मीद में कि मुझे एक फिगर मिलेगा और जिसकी मैं तुलना कर सकूंगा शीश महल के खर्चे से। तो मुझे पहले आरटीआई का ये राजभवन से ये जवाब आया, राजभवन का लिफाफा है, इसमें लिखा हुआ था कि चूंकि राजभवन में कई विभाग लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस से लेकर सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी सब, इसलिए हम नहीं बता सकते कि कितना खर्च होता है, ये सब बताएंगे। और मेरा जो आरटीआई था वो तमाम विभागों को भेज दिया गया और उसके बाद मेरे पास एक एक करके ये 12 जवाब आए, एक एक करके 12 जवाब आरटीआई आए। मैंने 10 रुपए देके एक आरटीआई फाइल किया था कि राजभवन के रख रखाव में कितना खर्च होता है। ये 12 जवाब आए, जो मुझे लगता है कि कुल खर्च से कहीं ज्यादा खर्च करके ये जवाब भेजा गया था। तो इस तरह से बीजेपी सरकार आरटीआई कानून को ही ध्वस्त कर रही है और यहाँ चुनाव आयोग के बचाव में आरटीआई कानून का दुरुपयोग किया गया या पोस्टल ऑर्डर गायब कर दिया गया। उसमें बहुत सारे आरोप थे और ये भी है कि आरटीआई अगर 10 रुपए का देना है तो 5 रुपए के 2 भी लगाए जा सकते हैं, तो 5 रुपए का भी नहीं मिल रहा था वगैरह वगैरह। तो ये अपनी जगह है, एक खास आरोप हुआ। अब दूसरा बताइए, दूसरा मैं बता दूं? नहीं सर, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? कर्नाटक पुलिस की जांच में चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है, मामला नाम हटाने की जांच नहीं कर रहा है। ये भी नाम हटाने का ही मामला है। ये बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखाई दे रहा है कि बीजेपी वाले नाम हटवा देते हैं विरोधियों का, या जो उनके वोटर नहीं होते उनका नाम हटवा देते हैं। ये कांग्रेस की खोज में निकल करके आ रहा है। और कर्नाटक में जो राहुल गांधी ने पिछला अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो महादेवपुरा वाला उदाहरण दिया था, उसके अलावा ये एक किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है जिसमें एक कांग्रेस के नेता को पता चला कि उनके वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं या हटाने के लिए आवेदन किया गया। करीब 6000 आवेदन लोगों के एप्लीकेशन आए थे नाम से कि इन लोगों के नाम हटाए जाने, और उसमें 24-25 ठीक थे, बाकी सब फर्जी थे। तो उसकी इंक्वायरी हो रही, और कर्नाटक में तो कांग्रेस की ही सरकार है, पुलिस वहां कांग्रेस के पास है। तो सीआईडी उस मामले की जांच कर रही है कि ये आवेदन किन लोगों ने दिए जिनसे ये सारे नाम हटे, या हटाने के लिए आवेदन किन लोगों ने दिए। तो राज्य पुलिस है, उसको जांच कर रही है। तो राज्य पुलिस जांच करते हुए पहुंच गई कि ये सारे नाम किसी ऐप वेब से हटाए गए हैं, और ऐप वेब तो चुनाव ऐप का डिटेल, टेक्निकल डिटेल तो चुनाव आयोग के पास होगा। तो जब पुलिस चुनाव आयोग से डिटेल मांग रही है कि ये नाम किन लोगों ने हटाए, किस आईपी एड्रेस से हटाए गए, जिन्होंने हटाया वो कौन है, तो ये सब चुनाव आयोग देने से मना कर दिया। उड़ती हुई खबर है, पुष्ट नहीं, कि वो चुनाव आयोग के ही कार्यालय से हटाए गए हैं, इसलिए चुनाव आयोग क्या जानकारी दे। तो चुनाव आयोग अगर जानकारी नहीं दे रहा है तो वही पर्याप्त है, और नहीं दे रहा है तो ये शक होगा ही कि उसी ने हटाए। तो चुनाव आयोग नाम हटाने के मामले में एक तो बिना गंभीरता से, बिना एप्लीकेशन के नाम हटाता है, और दूसरे अब ये शक है कि चुनाव आयोग ही हटा देता है बिना किसी आवेदन के। तो ये भी चुनाव आयोग का बीजेपी से या सरकार के साथ मिली भगत का एक दूसरा गंभीर मामला है, जो आज समझ में आया। ये खबर आज हिंदू अखबार में छपी है,
और इसको खड़गे जी ने इसको ट्वीट करके बताया है कि ऐसा ऐसा मामला है, इसलिए आज ये खबर दिन भर चर्चा में रही। तीसरा मामला सर ये है कि महाराष्ट्र चुनाव पर मराठी के एक वीडियो की जानकारी देने के लिए एमएमएस ट्राई ने 70 मिनट में मना कर दिया। हाँ, ये भी दिलचस्प मामला है। ये एक महाराष्ट्र चुनाव पे एक वीडियो है, वीडियो है, अपने पत्रकार हैं, एक पत्रकार का वीडियो है, महाराष्ट्र चुनाव में कैसे क्या घपली हुई, चुनाव घपला हुआ, चुनाव की चोरी कैसे हुई, और परंजोय गुहा का परंजय गुहा का। तो ये हिंदी वाला वीडियो मैंने आपको लिंक भी भेजा है। हिंदी वाला वीडियो तो 2 महीने पहले अपलोड किया गया था। इसका मराठी वर्जन, जो मराठी अनुवाद है, और बड़ा अच्छा अनुवाद है, और बड़ा अच्छा, मतलब राहुल गांधी जो हिंदी में बोल रहे हैं वही मराठी में आवाज आ रही है, और जो सबटाइटलिंग वगैरह तो है ही। तो मराठी अनुवाद, मराठी वीडियो या मराठी सबटाइटलिंग के साथ मराठी वीडियो, जो परंजय गुहा का ठकुराता का हिंदी वाला वीडियो था महाराष्ट्र चुनाव की धांधली पर, उसका मराठी वीडियो अभी 1-2 दिन पहले आया है। कांग्रेस ने उसका लिंक अपने महाराष्ट्र के वर्कर्स को भेजने के लिए एसएमएस से, लिंक नहीं, उसके बारे में जानकारी, एग्जैक्टली लिंक भेजना था कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसकी सूचना अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए एसएमएस से डाक विभाग से, डाक विभाग सरकारी विभाग है ट्राई से इजाजत मांगी कि हमें ये सूचना देनी है। तो ट्राई ने वो अनुमति नहीं दी, और सिर्फ 70 मिनट में एप्लीकेशन ऑनलाइन दायर किया गया, और 70 मिनट में ट्राई ने मना कर दिया कि आपको इसकी अनुमति नहीं मिलती है, और वो अनुमति इसलिए नहीं मिलती है कि आपकी जो फिल्म है या जिस कंटेंट को आप प्रसारित करना चाहते हैं वो रिलेटेड टू प्रोटेस्ट है। उसका रीजन बताया गया था, कंटेंट रिलेटेड टू प्रोटेस्ट, मतलब आप किसी विरोध प्रदर्शन के लिए जो कंटेंट है उसका प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बल्क एसएमएस भेजने की इजाजत नहीं देंगे। तो प्रोटेस्ट तो गैर कानूनी होता नहीं है, प्रोटेस्ट करने की तो इजाजत है ही है लोगों को, और प्रोटेस्ट करने से संबंधित अगर कोई वीडियो है तो उसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाए, और सरकार का विरोध क्यों नहीं किया जाए, वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें हैं। प्रदर्शन में तो कोई बुराई ही नहीं है, और वीडियो जो ऑलरेडी यूट्यूब पर है उसको देखने के लिए कहने में क्या गलत हो सकती थी। फिर भी ट्राई ने उसकी अनुमति नहीं दी, और ये थोथी दलील दी कि कंटेंट रिलेटेड टू प्रोटेस्ट। और इस तरह से महाराष्ट्र चुनाव की गड़बड़ी जो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहती है वो नहीं बता रहे। हालांकि अब ये इतना हल्ला मच जाएगा कि लोग ढूंढ करके देखेंगे, और उस फिल्म का टाइटल है हाउ द महाराष्ट्र 2024 इलेक्शन वाज स्टोलन, महाराष्ट्र के 2024 के चुनाव की चोरी कैसे हुई। बहुत सामान्य है, इसमें कोई वो नहीं है, सबको पता है कि आजकल कांग्रेस या राहुल गांधी इस तरह की खबरें दे रहे हैं, इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, वो कांग्रेस का है भी नहीं, और ऑलरेडी वीडियो है, नया भी नहीं है, ऑलरेडी वो इस पर है, सिर्फ मराठी वाला नया आया था, और मराठी वाले को ये प्रसारित करना चाहते थे, जो नियमानुसार बल्क एसएमएस करना चाहते थे। वैसे तो रोज फोन आते हैं, रोज हम लोग परेशान होते हैं, तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन बल्क एसएमएस करने की इजाजत इनको ट्राई ने इसलिए नहीं दी कि वो कंटेंट रिलेटेड टू प्रोटेस्ट था, और कंटेंट क्या था, हाउ द एमएच 2024 इलेक्शन वाज स्टोलन। तो ये हाल है सरकारी विभागों का, और कांग्रेस के आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग तो कुछ नहीं ही कह रहा है, कोई संतोषजनक, जो जवाब दिया वो संतोषजनक तो नहीं ही है। उसके बाद जब एक वीडियो दिखाने की बात हो रही है तो ट्राई इस तरह से उसको बचा रहा है, चुनाव आयोग को, या चुनाव आयोग की रक्षा कर रहा है। अब एक और कोई मामला बचता है। चौथा और अंतिम सवाल है आपसे हमारा, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर बड़े सवाल है। क्या इस तरीके से ये चारों विभाग जब घेरेंगे तो उन्हें सदन से बाहर करने का फिर ठान लिया गया है? अब सरकार, जाहिर है सरकार कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को किसी तरह नियंत्रित किया जाए, या फंसाया जाए, या डराया जाए, जो कुछ भी है, और सरकार ये कर रही है। लेकिन ये ब्रिटिश नागरिकता का मामला इनका बहुत पुराना है और बहुत समय से चल रहा है, इसमें कुछ दम नहीं है। 2019 में मेरे ख्याल से सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप लगाया था कि उनके पास उनकी नागरिकता ब्रिटिश है, और उसके लिए जो उन्होंने कोई रिकॉर्ड दिया था, राहुल गांधी ने किसी कंपनी के नाम से कोई एप्लीकेशन दिया था, कुछ कंपनी बनाना,
कोई बिजनेस करना चाहते थे, ठीक से याद नहीं मुझे, या वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया था। लोग कहते हैं कि वो गलती से साइन कर दिया था, साइन उन्हीं का है, सही है, लेकिन वो फर्जी भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन 2019 से ये मामला चल रहा है और कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसका विवरण मांगा कि इस आरोप पे सरकार को क्या कहना है। सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया, और राहुल गांधी से जब पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि ये उनको बदनाम करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने भी जवाब दिया, मामला अदालत में खत्म हो गया या कुछ नहीं हुआ। तो ये मामला एक बार अदालत में हो चुका है, और फिर अब उन्होंने कहा है, अब जो याचिका करता है वो कर्नाटक का कोई बीजेपी कार्यकर्ता है जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया है, और उसने कहा है कि उसके पास कुछ सबूत इंग्लैंड से आए हैं। तो वो इंग्लैंड वाला सबूत क्या है वो कोर्ट ने मांगा है देखने के लिए, लेकिन वो यही सबूत होगा जो पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने पेश किया था, और उसी वो वहां ब्रिटिश रिकॉर्ड में होगा ही। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी ने पेश किया था, और ये सबको पता है, तो चूंकि यहाँ वाले पे कार्रवाई नहीं हुई, भारत सरकार ने तब कोई जवाब नहीं दिया था, तो अब ये इंग्लैंड से ला करके और उस पर करने की कोशिश की गई है और उससे मांगा गया है। तो उसमें अंततः मुझे लगता नहीं है कि कुछ निकलेगा, लेकिन हाँ, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और चूंकि कार्यकर्ता, आवेदक या शिकायतकर्ता ही बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो जाहिर है हम क्यों नहीं माने कि राहुल गांधी को फंसाने और उलझाने की कोशिश हो रही है, तो वो उसका एक भाग हो सकता है। लेकिन इन सब के साथ आज एक और बड़ी बात हुई है जो आपको शायद नहीं पता हो, कि राहुल गांधी ने ये शुरू किया है, अपने लिए न्यूज़लेटर भेजना शुरू किया है। न्यूज़लेटर बना करके, और उसको सबको, मेरे पास भी ईमेल से आया है, खबर तो है ही है, वो ईमेल मेरे पास भी आया है। तो राहुल गांधी के पास जो ईमेल एड्रेस होंगे, जिन लोगों ने कभी राहुल गांधी को कुछ ईमेल वगैरह भेजा होगा, उसके आधार पर उन लोगों को भेजा गया है, और मुझे लिखा है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, और इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो मतलब ये जब मेरे पास आया तो मैंने देखा ही, बाद में देखा तो एक खबर भी थी, इसका मतलब वो आज ही का है और नया शुरू हुआ है। तो नई खबर ये है कि राहुल गांधी को, जिस ढंग से राहुल गांधी जो खुलासे कर रहे हैं, उन खुलासों को रोकने के लिए, या उन खुलासों को अखबारों में, मीडिया में जगह नहीं मिल रही है, तो वो सीधे लोगों तक भेजने के लिए उपाय कर रहे हैं। उसमें एक तो एसएमएस वाला था ही, और अब ये दूसरा मेल वाला भी है कि आपको सीधे ईमेल आ जाएगा आपके पास, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जब भी कोई मेल होगा आपके पास आ जाएगा, आपका पता वहां रहेगा, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक बड़ी तैयारी राहुल गांधी की या कांग्रेस की है, जो उनके जो आरोप है चुनाव आयोग पर, उसका मुकाबला करने के लिए अच्छी तैयारी लग रही है। तो ये आज की खबरें सारी थी, उसमें असली खबर यही है कि राहुल गांधी को पहले तो एमएमएस भेजने की इजाजत नहीं मिली, या शाही ने उसको रोक दिया, और उससे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने न्यूज़लेटर भेजने की तैयारी करी। वो न्यूज़लेटर बड़ा अच्छा बना हुआ है, मेरे पास जो मेल आया उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने का ऑप्शन है, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों देखा, बढ़िया बना हुआ है। उसमें एक पहले कवरिंग लेटर है जिसमें बताया गया है कि ये मैंने किया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, फिर क्लिक करिए तो वो खुल जाता है न्यूज़लेटर, और न्यूज़लेटर बढ़िया प्रोफेशनली बना हुआ है, बहुत अच्छे से है, वगैरह वगैरह। तो राहुल गांधी अब डायरेक्ट भी वोटर्स को या पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। महाराष्ट्र का आपने देख लिया कि एसएमएस के जरिए करने की, ये न्यूज़लेटर के जरिए करने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाने की, सब कुछ कर रहे हैं। उत्तराखंड वाला मामला गुरदीप सिंह सप्पल ने आरोप लगाया। मैं आज एक कोई वीडियो देख रहा था जिसमें किसी ने कहा है कि गुरदीप सिंह सप्पल जैसा आदमी बीजेपी के पास कोई नहीं है, तो बीजेपी अगर काम करेगी भी तो कैसे करेगी, उसके पास तो काम करने वाले लोग ही नहीं है। और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जिस ढंग से प्रेजेंट किया था पूरा केस, वो तो अपने आप में अनूठा था, वैसा तो बीजेपी में कोई कर ही नहीं सकता है। तो आज गुरदीप सिंह सप्पल के बारे में भी कहा गया कि बीजेपी में तो ऐसे लोग ही नहीं है, बीजेपी ऐसे कैसे करेगी। तो ये हालत है, और कुल मिला के मुझे लगता है कि कांग्रेस, सॉरी, बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है, और कांग्रेस का हमला लगातार बढ़ रहा है। अब ठीक है सर, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो चार आपने आज सवाल उठाए हैं ये बड़े गंभीर है, और राहुल गांधी पर अब कई सरकारी एजेंसियां प्रभावी हो रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी जनता के जितने नजदीक जा रहे हैं, उतना ही बीजेपी की भय बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। समस्या ये थी
10 वर्ष तक लोगों को ये लगा कि सत्ता का परिवर्तन एक दिन हो जाएगा, लेकिन जब लोगों को ये पता लगा, पहले लोगों को तो इतना पता था कि ईवीएम के जरिए हो रहा खेल, और ईवीएम तब तक नहीं हट सकती जब तक सरकार नहीं चाहेगी, लेकिन जो ये एसआईआर का खेल हुआ ये ज्यादा खतरनाक हो गया। और इस एसआईआर के खेल का एक रहस्य दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, वो मैं आज समझा दूं दर्शकों कि जब से एसआईआर का खेल खेला गया है तब से नीतीश कुमार खामोश है, और जब से नीतीश कुमार खामोश है तब से कांग्रेस नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं बोल रही है, लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं बोल रहे हैं। तो आप ये मान लो कोई अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, आने वाले वक्त में भी नीतीश कुमार के माध्यम से ही सरकार बनेगी, लेकिन बनेगी किसकी ये कोई तय नहीं है। बिल्कुल संभव है। और सीटें दो दलों की घटने के चांस हैं। मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूं, आरजेडी की भी घटेंगी और बीजेपी की भी घटेंगी, सीटें नीतीश की भी घटेंगी, लेकिन जो दल अभी नेपथ्य में चले गए थे उन सब की बढ़ेंगी, कांग्रेस की भी बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस तेजस्वी के साथ लठ बांध के खड़ी है, और कांग्रेस के लोग अभी नीतीश पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, वरना अब तक तो गेम हो जाता है। कांग्रेस इस मामले में उतना नहीं गड़बड़ी करती है जितनी अब बीजेपी करने लगी। पहले बीजेपी नहीं करती थी, बिल्कुल पहले कांग्रेस ही करती थी, बीजेपी के हाथ में होता ही नहीं था, सत्ता के पास नहीं होती थी तो करेगी क्या भाई। ये खेल तो वो लोग करते हैं जो सत्ता के पास होते हैं। हम ये कहें कांग्रेस दूध की धुली है, नहीं धुली है। उस समय उसने भजन लाल को कांग्रेस में शामिल करा लिया, उनने अरुणाचल को शामिल करा लिया। दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन दूध में तभी गंदे होते हैं जब सत्ता पर बैठे होते हैं, तब तक दूध ही नहीं होता है। अब दूध के जब नजदीक पहुंचते हैं तो दूध में धुले कैसे रहेंगे, फिर तो दूध पिएंगे भी, दूध से स्नान भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी की डिनर पार्टी कैंसिल होना, नड्डा जी की डिनर पार्टी कैंसिल होना, सब समझ रहे हैं कि जीत एनडीए की है, लेकिन किस करवट ऊंट बैठ जाए। और ये ऊंट अगर टेढ़ा मेढ़ा बैठ गया, क्योंकि ऊंट राजस्थान से निकला हुआ है और उपराष्ट्रपति जो हटाया है वो राजस्थान का है, तो अगर ऊंट जरा सा गड़बड़ हो गया तो फिर मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री इतने बढ़िया नहीं है, 15% टैरिफ लगा जापान पर, जापान के प्रधानमंत्री का जब विरोध शुरू हुआ उन्होंने फिर आज अपना इस्तीफा सौंप दिया, कल सौंप दिया, अब तो सुबह 6 बज रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होगा, हमारे देश में तो जब तक बस चलेगा तब तक इस्तीफा क्या, जिसको हो सकता है उसे जेल भेजने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि जो संजय सर ने 4 सवाल उठाए हैं उन सवालों को आपको समझने की जरूरत है। हमारे पास एक हथियार था आरटीआई, जिससे अधिकारी डरता था, वो कमजोर पड़ रहा है। जैसे ही आरटीआई चिट्ठी पहुंचती थी वो अधिकारी का फोन आ जाता था, वो तुम्हारा काम कर देंगे, तुम इसे वापस ले लो, कह दो हमें मिल गई है। अब ट्राई मैसेज जाने देगी एसएमएस की नहीं जाने देगी, ट्राई तय करेगी। ईडी उठा लाई कि नागरिकता वाले को तुम इधर आ जाओ, तुम बताओ कैसे नागरिकता बताओगे। जांच गृह मंत्रालय को करनी चाहिए, अब गृह मंत्रालय किसी से भी करा सकता है। इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है, अगर राहुल गांधी के पास इंडियन पासपोर्ट है तो अब उसकी जांच क्या करनी है, और जांच करनी है तो कर लो, और जो कार्रवाई करनी है सो भी कर लो। तो जांच तो सरकार को ही करनी है ना। अगर पासपोर्ट उनके पास है और आप कह रहे हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक है, तो आपको प्रूव करना है सॉरी, कि वो ब्रिटिश नागरिक है और इंडियन नहीं है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। तो ये तो सब सरकारी मामला है, और आप सरकारी दस्तावेज को, पासपोर्ट को या पासपोर्ट जारी करने की विधि को चुनौती दे रहे हैं। तो सरकार को एक लाइन का जवाब ये देना है कि नहीं, हमारा पासपोर्ट ठीक से जारी होता है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, चूंकि उनके पास इंडियन पासपोर्ट है इसलिए वो इंडियन है, बात खत्म। लेकिन सरकार ही चाहती है कि ये सारे विवाद हो। जैसे पहले ये था कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप भारतीय हैं, अब सरकार ने ही शुरू किया कि वोटर लिस्ट में नाम जो है सो चुनाव आयोग तय करेगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो सरकार ये जानबूझ करके कर रही है और उसका फायदा सरकार को है और लोग उठा रहे हैं, उसकी गुंजाइश बनाई जा रही है। जैसे अभी अजीत पवार वाला जो मामला था महाराष्ट्र में, जो एक अधिकारी ने अजीत पवार की बात नहीं सुनी या उनसे डरी नहीं या उनके धमकाने का असर नहीं हुआ, और उससे संबंधित जब वीडियो वायरल हो गया तो खबर ये है कि
पवार की पार्टी के एक विधायक ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी है कि उस अधिकारी के दस्तावेजों की जांच की जाए, और उनको शिकायत मिली है कि वो दस्तावेज फर्जी है। तो फर्जी दस्तावेज पर आम आदमी पार्टी के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई, सब पे कार्रवाई हुई, जब जरूरत होगी तब कोई भी शिकायत कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री का दस्तावेज प्राइवेट है और वो हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। अगर प्रधानमंत्री का डिग्री प्राइवेट है तो राहुल गांधी का पासपोर्ट प्राइवेट क्यों नहीं है? और अगर राहुल गांधी का प्राइवेट पासपोर्ट प्राइवेट नहीं है तो वो सरकार ने ही जारी किया है, तो उस पर शक करने की क्या गुंजाइश है? सरकार ये चेक कर ले कि पासपोर्ट जारी हुआ है कि नहीं राहुल गांधी के नाम से, और अगर जारी हुआ है तो सरकार को ये कहना चाहिए कि चूंकि पासपोर्ट है उनके पास और पासपोर्ट की प्रामाणिकता पे कोई संदेह नहीं है, इसलिए राहुल गांधी भारतीय नागरिक है। ये पहले हो चुका है, आगे भी यही करना चाहिए, या पहले हो चुका है तो दोबारा केस ही नहीं सुना जाना चाहिए। जो भी हो, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि स्थिति स्पष्ट हो, और सरकार चाहती है कि जब जिसको चाहिए, जब जिसको परेशान करना हो उसको चैलेंज किया जा सके। तो जिसको चैलेंज कर दिया जाएगा वो परेशान रहेगा, और अगर वो नरेंद्र मोदी जैसा होगा तो उसके लिए हाईकोर्ट कह देगी कि उसकी डिग्री भी दिखाने की जरूरत नहीं है, जबकि वो पहले से सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में है। और इनका राहुल गांधी का जो केस है वो पहले से सबको पता है। और अभी ये है, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये अपने पत्रकार हैं विनीत नारायण पर भी एक आरोप लगाया था कि विनीत नारायण भ्रष्टाचार करते हैं और उनका जो एनजीओ है जो ब्रज क्षेत्र में काम करता है वगैरह वगैरह, उसमें घपला घोटाला है। विनीत ने उसका बहुत जोरदार विरोध किया और खुद ही जाकर के उनको या जिसको भी देना था खुद ही अपने दस्तावेज दे दिए कि देख लो भैया इसमें क्या गड़बड़ी है। और तब विनीत नारायण ने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी बताएं कि वो आरोप जो लगाते हैं उनमें कितने सही साबित हुए या किसको उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया, मेरे पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। तो सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में विनीत नारायण ये आरोप लगा चुके हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी की प्रामाणिकता कितनी है ये भी सबको पता है। तो उसके बावजूद अगर ये मामला चल रहा है या चलाया जा रहा है तो उसका एक उद्देश्य है, और ये उद्देश्य सबको समझना चाहिए। और अदालतें भी नहीं ध्यान दे रही है, पब्लिक भी नहीं ध्यान दे रही है। और आज जब ये कहा गया कि कर्नाटक पुलिस को जांच के लिए चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है, तो हमारे एक मित्र ने लिखा कि पुलिस के पास तो और तमाम तरीके हैं, पुलिस काम नहीं कर रही है, उसको काम नहीं करना है और सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम करना है। तो वो चुनाव आयोग का बचाव भी लोग कर रहे हैं, जबकि जाहिर है वो तकनीकी जानकारी अगर चुनाव आयोग नहीं देगा तो कहां से आएगा। और अगर किसी और तरीके से जांच कर ही ली जाए, प्रूफ भी कर दिया जाए, तो चुनाव आयोग मानेगा नहीं, जैसा कि ईवीएम के केस में पहले हो चुका है। तो ये सब होने के बावजूद, सब कुछ जानते समझते हुए भी लोग चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के बचाव में ये सारा कुछ हो रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता पे ही सवाल उठा दो। राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। तो हम लोग को सबको चाहिए कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है इसलिए चुनाव आयोग संदिग्ध है, तो वो नहीं। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी को संदिग्ध बना दो, जो पहले से ये कोशिश करते रहे और नहीं कर पाए। 10 साल में राहुल गांधी को संदिग्ध नहीं बना पाए, पप्पू नहीं साबित कर पाए, लेकिन वो कोशिश अभी भी जारी है और लोग अभी भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी के आरोपों की गंभीरता इसलिए है कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, कानून बदले गए हैं, और जो जवाब दे रहा है वो बहुत ही लचर और पुअर है। तो इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और राहुल गांधी को न्यूज़लेटर भेजकर, सीधा भेजकर अपना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा है। सर ये एक उदाहरण है हमारे पास, एक बैंक में एक स्लोगन लिखा हुआ था कि कृपया अंगूठा निशान लगाने वाले लोग दीवाल पर हाथ ना पहुंचे, मतलब वो जो स्याही लगी है उसे दीवार से ना पहुंचे। अब उन्हें यही पता नहीं था कि अगर ये अंगूठा लगा के आएगा तो ये पढ़ेगा कैसे, और जब ये पढ़ेगा नहीं तो ये कहीं भी पहुंच देगा। तो कई चीजें बड़ी मजेदार होती हैं। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो दस्तखत करता और वो पढ़ लेता। अब वो अंगूठा इसलिए लगा रहा है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, और जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आपने दीवार पर लिखवा दिया है कि कृपया स्याही दीवार से न पहुंचे। तो हम जानना चाहते हैं लाभ क्या है इससे। अभी ये हो रहा है हमारे देश में इस समय। अभी मैं ट्रेन से लौट रहा था तो मैंने ट्रेन के बाथरूम में देखा कि जो संदेश लिखा रहता है कि कूड़ा न डालें टॉयलेट में वगैरह वगैरह, वो हिंदी और अंग्रेजी में तो छोटा छोटा लिखा हुआ था,
एक बड़ा सा रंगीन पीला जैसा बोर्ड था, चमक रहा था, जो उनके लिए था, दिव्यांगों के लिए था। तो वो बड़ा था और हिंदी अंग्रेजी में जितना लिखा था उससे ज्यादा बड़ा वो था। वो अक्षर वैसे होते हैं इसलिए था। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन दिव्यांग को पता कैसे चलेगा कि उसके लिए लिखा हुआ कहाँ है? दिव्यांग अगर वो तो छू के पढ़ेगा, तो वो छू के कहा, पूरा दीवार, पूरा बाथरूम का दीवार छूता रहेगा? एक निश्चित जगह अगर नहीं तो होगी। आप बाथरूम में जब जाते हो, चाहे वो एसी हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, लेकिन मग्गे में जंजीर जरूर बंदी होगी। तो कुछ का कुछ चल रहा है, चल रहा है, तो बहुत बुरा हाल है। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। और अब दर्शक आपकी बात को सुनने को तैयार हैं, तो एक बार पुनः आपको धन्यवाद और नमस्कार।